Okay, so we are starting with another life cycle of virus. So previously we covered tobacco mosaic virus. Now we are going for influenza virus. So reference is iGenetics. ठीक है, एक बार चेक कर लेना. ठीक है, and we will go each step, yeah, step by step manner. Okay. Yeah, just a second. I am also initiating whiteboard. Okay. So, we will be learning about influenza A virus. Okay, influenza A virus. So influenza क्या cause करता है? Yes, कोई बता सकते हैं? What does influenza causes? Influenza causes flu like symptoms. Influenza. Okay, तो basically pneumonia cause करता है. And obviously अगर जब मैं pneumonia की बात कर रहा हूँ तो it is affecting lungs. ठीक है, वो टारगेट कर रहा है lungs को. ओके, जैसा कोरोना वायरस है वैसे ही आपका इन्फ्लुएंजा है. ठीक है, बट उसके मोड ऑफ एक्शन में उसके मैकेनिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोविड-19. ओके, नाउ ओके, बिफोर स्टार्टिंग विद दिस आई थिंक ये इंट्रोडक्शन है. सो इंट्रोडक्शन के लिए अगर इफ़ वी गो थ्रू लाइफ साइकिल, ओके, तो ये एक बार चेक कर सकते हैं. सो ये करीबन जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल. Okay, and 80 to 120 nanometer in diameter. 80 to 120 nanometer in diameter. Okay, so it is like 0.12 0.08 or 0.12 um, micrometer. Okay, so ये और जो बैक्टीरिया रहता है इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 माइक्रोमीटर. ओके, सो उस हिसाब से देखो ये 0.08 है और 0.12 तक है डायमीटर से. ठीक है, अभी इसमें क्या बोले, आफ्टर सेवरल पैसेजेस इन सेल कल्चर पार्टिकल मॉर्फोलॉजी बिकम्स स्फेरिकल. मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पैसेजेस? कोई बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय पैसेजेस? ओके, तुम लोग बैक्टीरिया में सब कल्चरिंग करते हो, राइट? सब कल्चरिंग में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म उठा के वी आर पुटिंग इन फ्रेश मीडियम. ठीक है, वैसे ही इन टिश्यू कल्चर वैसे ही इन टिश्यू कल्चर इंस्टेड ऑफ यूजिंग सब कल्चरिंग नेम, तो हम लोग बोलते हैं पसाज. ठीक है, पसाज, पैसेज नहीं, पसाज. ठीक है, तो उसको बोलते हैं पसाज. तो बेसिकली हम लोग सेल को न्यू मीडियम दे रहे हैं. एंड ऑब्वियसली हम लोग सेल कल्चर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वायरस कैनॉट ग्रो इंडिपेंडेंटली, राइट? तो उसको एक पर्टिकुलर ये होस्ट चाहिए. तो होस्ट अपना जो इन्फ्लुएंजा किधर अटैक करता है, लंग्स. तो लंग्स का जो एपिथेलियल सेल्स है उसको हम लोग ग्रो करते हैं और उस पर वायरस को एज अ इंट्रासेलुलर पैरासाइट यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, ग्रो करने के लिए. तो ऐसा हुआ है कि जो वायरस है उसको बहुत सारे पसाज देने के बाद, मतलब सेवरल पसाजेस के बाद, जो पार्टिकल मॉर्फोलॉजी की है वो स्पेरिकल जैसे दिखती. ठीक है, और वही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से रिवील हुआ. ठीक है, अभी इसमें और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और भी कुछ रिवील हुआ है. बेसिकली इन्फ्लुएंजा वायरस एक एनवेलप्ड वायरस है. ठीक है, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 500 इसमें प्रोजेक्टिंग स्पाइक्स रहते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइक्स? ठीक है, तो अगर आप इधर देख पा रहे हो स्पाइक्स क्या है, इधर NaHA. ठीक है, न्यूरामिनेटेस, हिमैग्लूटिन, ये क्या स्पाइक्स है. तो ऐसे 500 तक स्पाइक्स रह सकते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? होपफुली समझ में आ रहा है सबको. इन्फ्लुएंजा वायरसेस के बारे में हम लोग ने स्टार्ट किए एंड वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन. ओके ओके, नेक्स्ट है approximately 80% of rod-shaped glycoproteins are hemagglutinin. ओके, सो हीमैग्लूटिनिन क्या है? एक टाइप का रॉड शेप ग्लाइकोप्रोटीन है. इस ये वन ऑफ द स्पाइक है. तो दो टाइप के स्पाइक्स होते हैं, हीमैग्लूटिनिन, ठीक है, और न्यूरामिनेटेस. ओके, हीमैग्लूटिनिन क्या है? एक टाइप का एंटीजन हो गया
ठीक है, एंड ओके, एंड इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो जिसके पास भी सियालिक एसिड एज एन रिसेप्टर्स रहेंगे उसको जाके बाइंड करेगा। ओके, सो बेसिकली हीमोग्लोबिन एक टाइप का ट्राइमर है, प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, एंटीजन, एंड जो 20% रहते हैं जो मशरूम शेप्ड रहते हैं उनको न्यूरामिनिडेज बोला जाता है। ये टेट्रामर है। तो अगर आप इधर देख पा रहे हो, इधर एक बार अगर देख पा रहे हो तो इधर ट्राइमर दिख रहा है आपको, 3 प्रोटीन्स है इधर। एक बार इधर देखो, ये देखो इधर 1 2 3, ठीक है, ट्राइमर, और ये क्या 1 2 3 4, ये टेट्रामर, ठीक है। तो टेट्रामर न्यूरामिनिडेज है, ट्राइमर हीमैग्लूटिनिन, ठीक है। तो नाम से क्या पता चल रहा है, हीमैग्लूटिनिन एग्लूटिनेशन रिएक्शन कॉज कर रहा है विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है। और भी है, आगे चलते। Okay, so H is a transmembrane protein, whereas N is a integral membrane protein. तो N क्या न्यूरामिनिडेज के इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और H क्या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है इट इंक्लूड्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ओके। अभी आगे चलते। इनसाइड ऑफ पार्टिकल इज लाइंड बाय मैट्रिक्स 1 या M1 प्रोटीन। अगर वापस आ जाते हैं तो अगर आप देख पा रहे हो इधर, ये स्पाइक्स है, फिर ये ब्लू कलर का जो है ये आपका ये लिपिड बाइलेयर है जो इसने होस्ट से चुरा है, ठीक है, होस्ट का उठाया लिपिड बाइलेयर में ब्लू कलर का। उसके नीचे देखोगे येलो कलर का स्पेरिकल शेप, ये क्या M1 मैट्रिक्स प्रोटीन है, ठीक है। और फिर इधर M2 आयन चैनल भी दिख रहा है और उसका एक मेजर रोल है, क्या रोल है वो देखते हैं, ठीक है। अनकोटिंग में मेजर रोल प्ले करता है। आयन चैनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आयन ट्रांसपोर्ट करता है, बेसिकली प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके वजह से जो इंटरनल पीएच है डिक्रीज हो जाता है और M1 मैट्रिक्स जो प्रोटीन है वो सेंसिटिव। ओके, चलो आगे चलते हैं। इधर आ जाते हैं। ओके, in addition to neuraminidase and hemagglutinin glycoproteins, M2 आयन चैनल्स भी रहते हैं और ये एक टाइप का इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये किधर प्रेजेंट रहता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस में प्रेजेंट है। अभी आप बोलोगे ए वायरस है तो बी वायरस भी है, यस, इन्फ्लुएंजा बी वायरस भी है, इन्फ्लुएंजा सी वायरस भी है, ठीक है, बट वी आर फोकसिंग टुडे ऑन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, ओके। नाउ M2 इज एब्सेंट इन इन्फ्लुएंजा बी वेरिएंट, ठीक है। M2 आयन चैनल का जो मैंने जैसा बताया मेजर रोल है, ठीक है, और ये क्या इट इज इंसर्टेड इन लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट है, ये वायरल जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है। अगर तुम लोग इधर देख पा रहे हो तो ये M2 आयन चैनल काफ़ी कम है बट है, ठीक है, और M1 प्रोटीन के काफ़ी पूरा का पूरा उसने सील किया हुआ, ठीक है। और अगर अंदर देख पाओगे तुम लोग तो इट इज़ अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस, और इसमें करीबन 8 सेगमेंटेड आरएनए जीनोम है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, 8 सेगमेंटेड आरएनए जीनोम, अगर एक भी कम रहेगा तो जो वायरस रहेगा वो डिफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो PB1 है, PB2 है, PA, HA, NP है, NA है। तो HA NA तो तुमको पता चल रहा है, HA हेमाग्लूटिनिन बनाने के लिए, NA न्यूरामिनिडेज बनाने के लिए। M1 एंड M2 के लिए भी अलग से RNA, और NS1 NS2 बनाने के लिए अलग से ये RNA सेगमेंट है। NS1 NP, फिर ये क्या PA, PB1 है, PB2, ये देखेंगे हम लोग क्या क्या ईच एंड एवरी RNA का क्या रोल है और क्या प्रोटीन जनरेट कर। इधर देख पा रहे हो तो इधर NS2 है और ये प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी देखेंगे क्या क्या इसका रोल है, ओके। चलो आगे। इनसाइड वायरस आर 8 सेगमेंटेड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ऑफ नेगेटिव पोलैरिटी, ओके, नेगेटिव पोलैरिटी का। अभी ये mRNA का काम करेगा, यस या नो, ये बता दो। 8 सेगमेंटेड नेगेटिव
पोलैरिटी का, ये नेगेटिव सेंस का। यस, ये काम करेगा, mRNA का काम करेगा ये। यस या नो, बता दो। नहीं पता, ये भूल गए। नेगेटिव सेंस। यस, ऊपर से जा रहा है क्या? तो बाउंसर जा रहा है तो बता दो। ओके, हाँ, कोमल ने यस बोला और नैतिक ने नो बोला, तो कौन सा ही होना चाहिए? तो बेसिकली नेगेटिव सेंस, कोमल ने शायद सही आंसर नहीं, सही क्वेश्चंस नहीं सुने, सही से क्वेश्चन नहीं सुने। तो बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव पोलैरिटी का आरएनए है, विल इट एक्ट एज एमआरएनए? नो, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, एमआरएनए आर ऑलवेज पॉजिटिव सेंस। ठीक है, और जो वायरस का आरएनए है, वो जो जीनोमिक आरएनए है वो नेगेटिव सेंस है। ठीक है, नेगेटिव पोलैरिटी का, तो ये काम नहीं करेगा। तो ऑब्वियसली इसको आरटीआरपी टाइप यूज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, आरएनए से आरएनए जनरेट करने के। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, अभी आगे चलते हैं। अभी नॉमनक्लेचर, तो जो वायरसेस का नाम कैसे दिया जाता है, ठीक है, और उसका डेजिग्नेशन, मतलब एज ए नॉमनक्लेचर कैसे, उसका डेजिग्नेशन कैसे दिया जाता है। तो पहला है इन्फ्लुएंजा का टाइप पहले बताना पड़ता है। ए इन्फ्लुएंजा ए वायरस है, बी वायरस है, सी वायरस। ठीक है, सेकंड में क्या बोले, स्पीशीज किधर से आइसोलेट किया। अगर जैसे एवियन से आइसोलेट किया तो एवियन बोल सकते हैं, या जैसे चिकन से आइसोलेट किया तो चिकन बोलेंगे। ठीक है, गोट से आइसोलेट किया तो गोट बोलेंगे। ठीक है, बट गोट नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर तो एवियन इन्फ्लुएंजा होता है, और भी टाइप के इन्फ्लुएंजा होते हैं। आगे देखते हैं। अगर ह्यूमन रहेगा तो ह्यूमन का ऑब्वियसली नाम लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो इसको बी को स्किप कर सकते हैं इफ़ इट इज़ ह्यूमन। ठीक है, सी इज़ अ प्लेस ऑफ आइसोलेशन, कहाँ से आइसोलेट किया है, जैसे दिल्ली से आइसोलेट किया है, चाइना से आइसोलेट किया है, या लंदन से आइसोलेट किया, किधर से आइसोलेट किया, वो मेन। फिर है स्ट्रेन का डेजिग्नेशन देना पड़ता है। स्ट्रेन का डेजिग्नेशन मतलब क्या, आगे देखते हैं। ईयर ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, ये कौन से ईयर में फर्स्ट आइसोलेट किया, 2020 में, 19 में, 12 में, कभी आइसोलेट। और एच हैश और एन हैश, मतलब बेसिकली H5N1 है, H1N1 है, H1N5 है। ठीक है, कौन सा सब टाइप है ये बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल है इन्फ्लुएंजा ए वायरस, फर्स्ट पेशेंट हांगकांग से था, मतलब ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो इधर जो बी वाला है वो हम लोग लिखेंगे नहीं। ओके, हांगकांग से आइसोलेट किया था, मतलब प्लेस ऑफ आइसोलेशन, 1999 में आइसोलेट किया था। तो आई डोंट नो कि तुम लोग तभी बॉर्न भी हुए थे। सो एज गिवन बाय द नेम, कैसे नाम दिया, ए हांगकांग। अभी इधर क्या बोलते हैं, इधर ह्यूमन नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा रहता, बर्ड फ्लू, बर्ड वायरस रहता, तो इधर एवियन लिखा जाता। ओके, सो ए लिखा है डायरेक्टली, प्लेस ऑफ आइसोलेशन हांगकांग लिखा है। ठीक है, स्ट्रेन का डेजिग्नेशन एज एन वन लिखा है, फर्स्ट पेशेंट था, राइट, है ना। और 99 ईयर ऑफ आइसोलेशन, 99। ठीक है, और उसके बाद H ब्रैकेट में H5N1, मतलब ये इसका सब टाइप है, H5N1। ओके, एवियन इन्फ्लुएंजा का वायरस का। होपफुली समझा रहेगा अभी। यस, सो ये इसका ऐसे नॉमनक्लेट किया जाता है एवियन इन्फ्लुएंजा का। ओके, नेक्स्ट है अभी जो कितने एच, कितने टाइप के एच है, कितने टाइप के एन है, तो ये देख लेते हैं। तो 16 टाइप के एंटीजेनिकली डिफरेंट एच है। ठीक है, हिमैग्लूटिनिन 16 टाइप के, और वो भी एंटीजेनिकली डिफरेंट है, मतलब कि एंटीजेनिक रिस्पॉन्स फॉर ईच ऑफ 16 एंटीजेंस आर डिफरेंट। ठीक है, और उसको लेबल किया जाता है H1, H2, H3, H4, ब्ला ब्ला ब्ला, H16। ठीक है, वैसे ही
N न्यूरामिनिडेज 9 डिस्टिंक्ट टाइप के हैं और उसको N1 से N9 तक डिस्टिंग्विश किया जाता है, N1 N2 N3, ठीक है। अभी इसमें से कौन से सब टाइप्स आपके ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। M प्लस उसके बाद फिर अगर एवियन इन्फ्लुएंजा, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एवियन से देखा गया है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन, ठीक है। उस ऑब्वियसली जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। अभी आगे चलते। अभी इसमें बताया ह्यूमन के लिए H5, H7 एंड H9 सब टाइप्स ह्यूमन में इफिशिएंटली फैलते, ठीक है। H1N1 भी सुना है जो कि ह्यूमन में इन्फेक्ट होता है, बट इट स्टार्टेड इन एवी, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं मिलती, कभी भी क्रॉस रिएक्टिविटी नहीं मिलेगी, तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस रिएक्टिविटी? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इधर आ जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में। इफ यू आर एक्सपोज टू H1N1, ठीक है, वायरस, मैं इन्फ्लुएंजा वायरस की बात कर रहा हूँ। आपको इन्फेक्शन हुआ, मतलब निमोनिया हुआ, एंड 2 वीक्स आइसोलेशन में हॉस्पिटल के में रहने के बाद यू रिकवर्ड, ठीक है, ओके, एंड यू ट्रेवल टू अनदर प्लेस और उधर प्रेवेलेंट है H5N1, तो यू विल से कि मेरे को इन्फ्लुएंजा हो चुका है, तो मेरे को कोई परवाह नहीं है, ठीक है। आप घूमोगे विदाउट मास्क और सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आपने लाइक 5 डेज के बाद भी रिकवर होने के बाद 5 डेज के बाद भी आपने ट्रैवल किया, और यू कैन ईजिली गेट H5N1, ठीक है। H5N1 आराम से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको अगर H1N1 से इम्यूनिटी मिली, ये मतलब ये आपको H1N1 से ही आगे जाके इम्यूनिटी देगा, ठीक है, बट H5N1 से नहीं देगा, या H1N5 से नहीं देगा, ठीक है। तो इधर क्या होती है, क्रॉस रिएक्टिविटी कभी मिलती नहीं है, मतलब क्रॉस इम्यूनिटी कभी मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। मतलब H1N1 से हो गए तो आप बोलोगे कि H5N1 से भी मिल जाएगा, नहीं होगा, तो यू विल बी अगेन बी इन्फेक्टेड, और आपका लंग इधर तक खराब हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है, एंड देन तो रिकवरी होने के चांसेस रेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा केयरफुल रहना पड़ता है, ओके। सो यही बताए, अगर आपको H1N1 इन्फेक्शन हो तो आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी H2N2 से, H5N1 से, बहुत सारे जितने भी इन्फ्लुएंजा, ओके। सो अभी हम लोग चलते हैं वायरस लाइफ साइकिल, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये इतना ही है बट इट इज़ क्वाइट बिग, ओके। सो करीबन करीबन 26 स्टेप्स है, एंड ईच स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ध्यान से देखो या सुनो जो भी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है 26 स्टेप्स में से? इन्फ्लुएंजा वायरस H अटैचेस टू सियालिक एसिड रेसिड्यूज, ठीक है। किसको बाइंड कर रहा है? रिसेप्टर्स कौन से बाइंड, किसको बाइंड कर रहा है? सियालिक एसिड। तो जो जो सेल के पास सियालिक एसिड्स रहेगा वो वायरस उधर जाके बाइंड करेगा। क्यों बाइंड कर रहा है? फर्स्ट स्टेप है, अटैचमेंट का है, ठीक है। तो अटैचमेंट के लिए उसको सियालिक एसिड रेसिड्यूज या उसके रिसेप्टर्स को बाइंड कर रहा है, ठीक है, ओके ओके। सो सियालिक एसिड है किधर? अभी ये होता है ग्लाइकोप्रोटीन्स में होता है या ग्लाइकोलिपिड्स में होता है, और वो किधर होते हैं? ये कौन से सेल को इफेक्ट कर रहे हैं? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ द साइनस एंड एयरवेज। मतलब बेसिकली आपका साइनस किधर हो गया आपका, जैसे सांस अंदर लेते हो तो वो क्या हो गया, एयरवे हो गया आपका, उधर आपका साइनस भी आ जाता है गले के इधर करीबन करीबन, तो उधर से फिर लंग में हवा जाती है, ठीक है। मतलब बेसिकली एयर एक्सचेंज होता है, एयर, ओके। तो ये हो गया एपिथेलियल सेल, मतलब अंदर जो लाइनिंग है हमारा एयरवेज का, उसको जाके अटैच करता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है? द बाउंड वायरस इज एंडोसाइटोज्ड बाय सेल। तो वायरस एक बार बाइंड हो गया, अटैच हो गया, तो वो फिर एंडोसाइटोज हो जाता है, मतलब पेनिट्रेट हो रहा है, ठीक है। विरियन एंटर्स विद इन
एंडोसोमल वेसिकल, इंपॉर्टेंट है, एंडोसोमल वेसिकल के अंदर चला जाता है बेसिकली। अगर आप इधर देखोगे तो ये क्या हो गया, सियालिक एसिड ये है रिसेप्टर्स है, इसको बाइंड करके अंदर आ जाता है। और ये क्या हो गया देखो, ये एंडोसाइटिक वेसिकल्स करीबन करीबन वैसा बन गया, वही है ना एंडोसाइटिक, एंडोसोमल वेसिकल, ठीक है, एंडो मतलब अंदर, तो ये क्या हो गया, ये अंदर आ गया। अभी ये इसको वेसिकल लाइनिंग मिल रहा है। अभी क्या होगा, लाइसोसोम है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इनसाइड द एंडोसोम, एंडोलाइसोसोम एक्चुअली बेसिकली, तो एंडोसोम में अभी क्या होगा, वायरस क्या, इट इज एक्सपोज टू रिलेटिवली लो पीएच, तो इधर क्या हो जाता है, पीएच क्या डिक्रीज हो जाता है। कैसे पीएच डिक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली एंडोसोम है तो लाइसोसोम के साथ बाइंड करता है सॉरी, तो वो पीएच को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अभी इधर देख पा रहे हो, इधर प्रोटॉन्स दिख रहे हैं आपको, H+H+H+ आइंस, तो ये क्या करते हैं, ये एक्चुअली पीएच रिड्यूस करने से क्या होता है, बैक्टीरियाज मारे जाते हैं, तो ये हमारा एक टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। बट इसमें ये केस में क्या हो रहा है, वायरस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। एंडोसोम का अगर पीएच डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है, लो हो जाता है, ठीक है, तो पीएच कितना हो जाता है, 5.7 से डायरेक्टली ड्रॉप हो जाता है 5 में। अभी आप बोलोगे कि जो पीएच है वो नीचे हो जाता है, लो हो जाता है, तो उससे वायरस मर जाना चाहिए, नहीं, ये वायरस के लिए एडवांटेज का काम कर रहा है, ठीक है। क्या एडवांटेज का काम कर रहा है, चेंज इन पीएच ट्रिगर्स फ्यूजन ऑफ वायरल लिपिड्स एंड होस्ट एंडोसोमल मेम्ब्रेन, तो पीएच चेंज होने के वजह से, पीएच लो होने की वजह से क्या होता है, अभी इधर दिख रहा है आपको, ये जो वायरस का लिपिड है एंड ये एंडोसोमल का जो लाइनिंग है उसका फ्यूजन हो रहा है, दिख रहा है इधर, फ्यूजन हो रहा है। अब फ्यूजन से क्या होगा, फ्यूजन होने से जो अंदर का मटेरियल है वो पूरा का पूरा बाहर आने चालू हो जाएगा, ठीक है, ओके, समझ रहे, ऊपर से जरा बता दो, ये थर्ड स्टेप में ही हम लोग। यस, कोमल और सभी यही एक्टिव है, नूर भी एक्टिव है, ठीक है, हाँ सलो नहीं, यस, गौरी, ओके। सो इसमें क्या बोला कि जैसे ही पीएच डिक्रीज होता है तो इधर क्या होता है, वायरल लिपिड मेम्ब्रेन और होस्ट एंडोसोमल मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं, ओके, ओके। और ये पीएच लो किसके वजह से होता है, ठीक है, ये एक्चुअली जो वायरस है इसका अनकोटिंग स्टेप इज डिपेंडेंट ऑन पीएच, ठीक है, इसका अनकोटिंग स्टेप इज डिपेंडेंट ऑन पीएच, देयरफॉर इट इज पीएच डिपेंडेंट फ्यूजन इवेंट। अगर हम लोगों ने पहले जर्नलाइज्ड पढ़ा था कि कैसे अटैचमेंट कैसे होता है, अनकोटिंग कैसे होता है, पेनिट्रेट कैसे होता है, ब्ला ब्ला, तो उसमें पीएच डिपेंडेंट एंड पीएच इंडिपेंडेंट पेनिट्रेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो दिस वायरस कम्स अंडर पीएच डिपेंडेंट, ठीक है, पीएच लो हो गया तभी इसके लिए यूजफुल है, ठीक है। इसमें पीएच लो होने से क्या होता है, फ्यूजन इवेंट होता है mediated by H protein and it is vital for life cycle of virus, ठीक है। तो pH लो होना इसके लिए, वायरस के लिए काफ़ी अच्छा है, ओके। तो इसमें क्या पता है, H प्रोटीन्स जो है वो इट अंडरगोस एन इरिवर्सिबल कन्फर्मेशन चेंज दैट इज ट्रिगर्ड बाय लो पीएच, तो इरिवर्सिबल मतलब ये रिवर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, वापस रिवर्स नहीं हो पाएगा, ओके। सो इधर क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल चेंज हो रहा है, राइट, है कि नहीं, इसको रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, एच प्रोटीन इज कंपोज ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड्स, अभी ये समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड में आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या बोला, जो एच प्रोटीन है, ठीक है, ओके, अभी ऐसा बन रहा है, ओके, चलो। तो एच प्रोटीन है, इट इज मेड अप ऑफ 2 वाइटल एच सब यूनिट्स, एक तो है H1 और दूसरा है H2, ठीक है, एक H1 है और एक H2 है, और ये दोनों मिला के
H0 बोल सकते हैं इसको, समझ रहे हो? तो ये एक पार्ट H1 है, दूसरा पार्ट H2 है, ठीक है, और ये दोनों मिला के H1 और H2 मिला के HO या 0 भी बोल सकते हैं इसको। ओके, ठीक है। तो फुल लेंथ H प्रोटीन इज रेफर्ड टू HO। अभी जो HO या H प्रोटीन है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनता है, H1 एंड H2, और ये दोनों भी लिंक्ड है बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस बाय 2 सिस्टीन। तो ये बेसिकली डाइसल्फाइड ब्रिजेस से बना हुआ है, ठीक है। अभी इसको मैं इधर अगर मैं देखूँ तो इसको मैं H1 और एक को H2 बोल सकता हूँ ऐसा, H1 H2, ओके। दोनों भी डाइसल्फाइड ब्रिजेस से अटैच्ड है, ओके, सल्फर सल्फर, ठीक है, ओके। सो अभी आगे देखते हैं। अभी दोनों का फंक्शन क्या है, H1 का फंक्शन क्या है एंड H2 का फंक्शन क्या है, ये भी देखते हैं, ओके। फुल लेंथ H प्रोटीन इज रेफर्ड टू HO या H0, ओके। द H1 पोर्शन ऑफ HO, ठीक है, एक मिनट इधर आ जाते, इधर आइए, ओके। सो ये दोनों मिला के क्या बोल रहे हैं, ये दोनों मिला के HO है, ओके। पहले हम लोग H1 की बात करेंगे, फिर H2 की बात करेंगे, ओके। H1 portion of HO या 0 contains सियालिक एसिड। तो ये सियालिक, इसमें क्या, सियालिक एसिड बाइंडिंग साइट है, क्या है, इट हैज सियालिक एसिड बाइंडिंग साइट, ओके। तो ये जो जो सेल के पास सियालिक एसिड रहेगा उसको जाके बाइंड करेगा, ठीक है। इट हैज सियालिक एसिड बाइंडिंग साइट फॉर अटैचमेंट टू होस्ट सेल, ठीक है। और H2 पोर्शन ऑफ HO फॉर्म्स मेम्ब्रेन स्पैनिंग एंकर। तो H2 के क्या, मेम्ब्रेन स्पैनिंग एंकर कॉल्ड एज फ्यूजन पेप्टाइड विच इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन फ्यूजन मैकेनिज्म। तो H2 क्या, एक टाइप का फ्यूजन प्रोटीन है, ठीक है, और मेम्ब्रेन स्पैनिंग एंकर है, ये फ्यूजन पेप्टाइड है, और ये डायरेक्टली फ्यूजन मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। फ्यूजन मैकेनिज्म किसका, फ्यूजन वायरस का होस्ट से, ठीक है। तो वायरस के तो ये जो H2 है वो वायरस को होस्ट से इंटीग्रेट करने में काम आता है, या पेनिट्रेट करने के लिए काम करता है, ओके। The H2 peptides interact with host membrane forms after conformation change is induced by HO by lower pH। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, H2 पेप्टाइड इंटरेक्ट करता है होस्ट मेम्ब्रेन के साथ, और उसके वजह से कभी कन्फर्मेशन चेंज कभी आता है जब पीएच लो हो जाता है, ओके, ओके। अभी इसमें अभी मेन चीज़ क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस कभी एक्टिवेट होता है वो भी इम्पोर्टेंट है। पेनिट्रेट हो गया, ठीक है, बट एक्टिवेट कब होगा ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस इधर दिखाया है कि इट रिमेन्स इनएक्टिव, ओके, इट रिमेन्स इनएक्टिव जब तक सेलुलर प्रोटीज वायरस पे एक्ट ना करे, ओके। जस्ट अ सेकेंड, इधर इधर में आ गया। तो अभी क्या होगा, तो इसमें क्या बोला, जो अनकोटिंग स्टेप के बाद अनकोटिंग बोला, ओके। तो इसमें जब पेनिट्रेट हो जाता है, ठीक है, तो सेल में प्रोटीएसेस रहते हैं, क्या रहते हैं, सेलुलर प्रोटीएसेस बोलते हैं उसको, सेलुलर सेल प्रोटीएसेस, सेल प्रोटीएसेस, ओके, प्रोटीएसेस, ओके। तो ये सेल प्रोटीएस क्या करते हैं, ये जो वायरस को है वो अटैक करने की कोशिश करता है, बट इंस्टेड अटैकिंग वायरस और इनएक्टिविंग इट, तो ये क्या करता है, सेलुलर प्रोटीज उल्टा वायरस को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये जो हमारा डिफेंस का काम कर रहा था वो अभी हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो सेल का जो प्रोटीएज है वो
एक्टिवेट हो रहा है और इसको वायरस को एक्टिवेट कर रहा है इंस्टेड ऑफ इनएक्टिवेटिंग। ओके, तो सेल प्रोटीएसेस। ओके, अभी इम्पोर्टेंट क्या है, अभी सोचो यही अगर प्रोटीएस, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर है ना, इंट्रा मतलब सेल के अंदर है। अगर आप बोलोगे अगर सेल कोई टाइप का प्रोटीएस अगर बाहर प्रोड्यूस करे, मतलब बेसिकली सेल के बाहर, मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। ओके, सो इफ इट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ठीक है, प्रोटीएसेस, तो वायरस क्या हो जाएगा, इधर ही उसके प्रोटीएस एक्शन के वजह से ये अनकोटिंग चालू कर देगा। ठीक है, ओके, या ऐसा स्टेप चालू कर, अनकोटिंग का स्टेप चालू कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वायरस इधर ही अनकोटिंग कर देगा, तो ऑब्वियसली इट इट विल नॉट बी एबल टू पेनिट्रेट सेल, या होस्ट को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीएस जो है वो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वायरस को मारने के लिए। ठीक है, बट इंट्रस एक बार सेल के अंदर घुस गया और सेलुलर प्रोटीन उस पर एक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक तो मेन चीज़ क्या है, सेल को सॉरी सेल का मेन काम क्या है, अगर वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीज बना सकता है तो वायरस को भारी उसको काउंटर कर सकता है। ठीक है, if the H protein contains furin cleavage site, it undergoes proteolytic by cellular protease। तो ये जो H प्रोटीन है वो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज होता है उसका सेलुलर प्रोटीज के थ्रू, एंड फिर उसके वजह से क्या होता है, वायरस एक्टिवेट हो जाता है, पैथोजेनिक बन जाता है। ओके, इसमें क्या बोला है, एच जो भी पैथोजेनिक इन्फ्लुएंजा है उसमें सब में, पैथोजेनिक मतलब जो सेल्स को डैमेज करते हैं, इन्फ्लुएंजा कॉज करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन। तो जिन जो जो भी पैथोजेनिक है, मतलब हाईली कंटेजियस है एंड फैलता है, इट डैमेजेस होस्ट, तो ये क्या करते हैं, ये दे आर क्लीव्ड इंट्रासेलुलर बाय प्रोटीएस, मतलब ये प्रोटीएस क्या करते हैं, सेलुलर सेल का प्रोटीएस यूज करते हैं फॉर एक्टिवेटिंग इट, मतलब एक्टिवेटिंग इटसेल्फ, मतलब वायरस खुद एक्टिवेट होने के लिए सेल का ही प्रोटीएस यूज करता है। ठीक है, अभी जो जो वायरस एक बार इंट्रासेलुलरली एक्टिवेट होता है तो फिर वो काफ़ी खतरनाक हो जाता है, बट जो जो वायरस एक्स्ट्रा सेलुलरली एक्टिवेट होते हैं तो मतलब डैमेज हो जाते हैं एंड उनकी कैपेबिलिटी लॉस हो जाती है इन्फेक्शन काज करने की। ओके, बट अगर वायरस इंट्रासेलुलर प्रोटीज से एक्टिवेट हो गए तो उनकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो दूसरे सेल्स, एपिथेलियल सेल्स को छोड़ के बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करना चालू कर देते हैं, एंड इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो इन्फेक्शन हो जाता है वो सिस्टमिक हो जाता है, नॉट सिस्टमेटिक, सॉरी, सिस्टमिक हो जाता है। सिस्टमिक मतलब पूरे ऑर्गन सिस्टम में, ज़्यादातर ऑर्गन सिस्टम में फैल जाता है। ठीक है, इट स्प्रेड्स थ्रू डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। सो ये होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट है, ओके, समझ रहे, वी आर ऑन टू एट, एट हमारा खत्म हो गया। देर आर टोटल 26 स्टेप्स। समझ रहे हैं कि ऊपर से जा रहा है कि अभी इजी इजी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आगे थोड़ा थोड़ा सा टफ होने वाला है। हम्म, ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। Hemagglutinin of influenza virus that are cleaved extracellularly by trypsin like protease are apathogenic, मतलब जो वायरसेस जो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीएस के एक्शन से एक्टिवेट हो जाता है या क्लीव हो जाता है, उनमें वो ए पैथोजेनिक रहता है, मतलब वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता। ठीक है, और उनका जो स्प्रेड है वो लिमिट हो जाता है क्योंकि वो भारी एक्टिव ये प्रोटीज से क्लीव हो गया, जिस जो एक्चुअली अंदर होना चाहिए था वो भारी हो गया, तो क्या होगा अभी, तो वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है, ऐसे उनका जो कैपेबिलिटी रहती है वो डिक्रीज हो जाती है। ओके,
नेक्स्ट है अनकोटिंग स्टेप। अनकोटिंग स्टेप में क्या हो रहा है? अनकोटिंग में ऑब्वियसली जो आपका जो वायरस है वो अनकोट करेगा। क्या अनकोट करेगा? अब अगर हम लोग इधर आ जाते हैं, तो बेसिकली वायरस को क्या करना है, उसको लिपिड मेम्ब्रेन लेयर हटाना है, ठीक है। उसको फिर M1 आयन चैनल्स, जो मैट्रिक्स प्रोटीन है उसको निकालना है। M2 आयन चैनल्स यूटिलाइज करना है। क्या करना है अभी देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, जो वायरस है, एक मिनट इधर, ओके। सो इसमें जो वायरस है उसमें फ्यूजन इवेंट हो रहा है, और फ्यूजन इवेंट की वजह से क्या होता है, आपका जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है और जो आपका एंडोजोम है उसका लेयर फ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो बचा क्या आपका, M1 मैट्रिक्स प्रोटीन बचा, ठीक है। और क्या बचा आपका, अंदर के RNA बचे, आपके अंदर के कुछ प्रोटीन्स हैं जैसे NH2 है वो बचा, और M2 आयन चैनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बच गया, ठीक है। ओके, सो आगे आगे चलते इधर। अभी इससे इधर से आपका थोड़ा सा जो लैंग्वेज है या जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है। और आपको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। ओके, अनकोटिंग स्टेप में, वंस अ वायरल मेम्ब्रेन फ्यूज विद एंडोजोम मेम्ब्रेन, तो वायरस का जो एनवलप है, लिपिड लेयर है, वो जब एंडोजोम और एंडोजोम मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, तो वायरल M2 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर्म्स अ ट्रांस मेम्ब्रेन H+ आयन चैनल और स्मॉल पोर वायरल एनवलप। तो M2 जो हम लोगों ने ये क्या, एक टाइप का ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ठीक है। और अगर तुम देखोगे M2 आयन चैनल है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और इसके ये क्या करता है, ये आयन चैनल है, मतलब क्या, ये जो प्रोटॉन्स है उसको अभी अंदर आने देगा, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा लिपिड बाई लेयर निकल गया। अभी बचा क्या, M1 मैट्रिक्स प्रोटीन बचा जो कवरिंग का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ? और अभी क्या होगा, जो M2 आयन चैनल है ये कवरिंग को तोड़ने के लिए M1 मैट्रिक्स को तोड़ने के काम करेगा। अगर M1 मैट्रिक्स को नहीं तोड़ पाए तो क्या होता है, देखो। ओके, RNP, ओके इधर सॉरी, M2 ion channel protein allow H+ ions to penetrate the virion। तो बेसिकली अगर तुम लोग इधर देखोगे, M2 आयन चैनल क्या करता है, प्रोटॉन्स को अंदर ट्रांसपोर्ट करवाता है। M2 आयन चैनल प्रोटॉन्स को अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, जो H+ आयंस है। अभी H+ आयंस इधर थे, किधर थे, एंडोजोम में थे, इधर, ठीक है। तो जो H+ आयंस है तुम्हारे, वो अभी M2 आयन चैनल के थ्रू अंदर जा रहे हैं, ठीक है। M2 आयन चैनल के थ्रू अंदर जा रहा है। अभी इससे क्या होता, इससे क्या होता, तो जैसे ही प्रोटॉन्स अंदर जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, पीएच डिक्रीज हो रहा है। और पीएच डिक्रीज होने की वजह से जो मैट्रिक्स प्रोटीन है येलो कलर का, वो अनस्टेबल हो जाता है, एंड देयरफॉर अनस्टेबिलिटी की वजह से ये टूट जाता है, ठीक है। M1 मैट्रिक्स प्रोटीन टूट जाता है। तो ठीक है, अभी M1 मैट्रिक्स प्रोटीन टूट गया, ठीक है, डिग्रेड हो गया। एक ये जो इंटीग्रिटी थी वो निकल गई उसकी। तो बचा क्या अभी, ये 8 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और कुछ प्रोटीन्स जो NH2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो M2 आयन चैनल का हम क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन्स पीएच डिक्रीज कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा, जो अम, आपका M1 मैट्रिक्स प्रोटीन वो अम, आपका वीक हो जाएगा, उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही आपका M2 आयन चैनल से प्रोटॉन्स अंदर जाते, तो जो मैट्रिक्स प्रोटीन आपको अगर दिख रहा रहेगा इंडिविजुअल स्पेरिकल स्पेरिकल फॉर्म में है, तो इनके बीच में इंटरेक्शन वीक हो जाएगा, क्योंकि पीएच क्या हो गया, लो हो गया। इंटरेक्शन वीक होने की वजह से क्या होगा, M1 मैट्रिक्स प्रोटीन की इंटीग्रिटी नहीं रहेगी, एंड देयरफॉर ये टूट जाएगा, ठीक है। अभी इसके वजह से क्या होगा, आपका जो वायरल RNA है, NP है, या ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्सेस है जिनको RNP बोला जाता है,
ये सब क्या हो जाता है, रिलीज हो जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा, अगर तुम लोग इधर देख पा रहे हो। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाता है। ओके, अभी आप बोलोगे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर क्यों जाता है। ओके, अभी याद करो, हम लोगों ने क्या बोला था, जितने भी आरएनए वायरसेस है वो सब साइटोप्लाज्म में आपके, हम उनका लाइफ साइकिल चलता है। जितने भी डीएनए वायरसेस है उनका लाइफ साइकिल न्यूक्लियस के अंदर चलता है। बट अगर तुम देखोगे तो दिस इन्फ्लुएंजा वायरस इज आरएनए वायरस, और ये घुस किधर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर क्यों घुस रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप में जाएंगे। ओके, अभी क्या बोला, आर एन पीज आर रिलीज, ये एक टाइप का आर एन पी के ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं, एक्सपोर्टेड टू न्यूक्लियस। ये पूरा का पूरा जो वायरल आरएनए है, एनपीज है, ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्स है, वो पूरा का पूरा आपका न्यूक्लियस में एक्सपोर्ट हो जाता है, अंदर अंदर चले जाता है, न्यूक्लियस के अंदर चले जाता है। अब देखते हैं क्या क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूनिक फीचर है इन्फ्लुएंजा वायरस का। मेनी ड्रग एमेंटिडिन ब्लॉक्स M2 आयन चैनल। तो अगर एमिट एमिट तुमको अगर इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, ठीक है, तो एमेंटिडिन ये एक टाइप का ड्रग है जो कि M2 आयन चैनल को ब्लॉक करता है। ठीक है, अभी अगर M2 आयन चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा, आपके जो प्रोटॉन्स है वो अंदर नहीं जा पाएंगे। प्रोटॉन्स अंदर नहीं जा पाएंगे तो M1 मैट्रिक्स प्रोटीन की इंटीग्रिटी वैसे की वैसी ही रह जाएगी। ठीक है, और वायरस कभी भी अनरेवल नहीं हो सकता, मतलब वायरस खुल के बाहर नहीं आएगा। ठीक है, वो एम मैट्रिक्स प्रोटीन के अंदर ही बैठा रहेगा। तो बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, अनकोटिंग स्टेप में इनिबिशन आएगा। अनकोटिंग, कोटिंग नहीं, अनकोटिंग स्टेप में इनिबिशन आएगा। ठीक है, जो आपका आपका अटैचमेंट रहता है, पेनिट्रेशन रहता है, फिर उसके बाद जो थर्ड स्टेप रहता है अनकोटिंग का रहता है। ओके, अनकोटिंग नहीं हो पाएगा तो वायरस आपका खुल के काम नहीं करने वाला। तो जो ड्रग है वो यही M2 आयन चैनल को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो कोटिंग स्टेप, अनकोटिंग स्टेप में मेन रोल प्ले कर रहा है, इनिबिशन कर रहा है। ओके, अभी देखते हैं mRNA कैसे सिंथेसाइज होता है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस आरएनए कैसे होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। ओके, सो हम लोगों ने 13 स्टेप चल रहा है। ठीक है, 13 स्टेप। ओके, अभी क्या होता है, mRNA आपका mRNA सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो वायरस का है कि आपका उसमें अ, अ, उसमें वायरस का भी जो जीनोम है वो नेगेटिव सेंस आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और mRNA सिंथेसाइज करना मतलब वो पॉजिटिव सेंस होना चाहिए, और उसको वायरस को रेप्लिकेट भी करना। तो और ऑब्वियसली जो इन्फ्लुएंजा वायरस हो, आरएनए वायरस है, अभी उसको साइटोप्लाज्म में काम करना चाहिए, बट ये वायरस यूनिक है जैसे मैंने पहले बताया, और ये न्यूक्लियस के अंदर जाके बैठ जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस ये क्या करता है, जो जो भी वायरस का रेप्लिकेशन है, ठीक है, आरएनए टू आरएनए, नॉट आरएनए टू डीएनए, बट आरएनए टू आरएनए, जो वायरस का जीनोम है या एमआरएनए जनरेट होता है वो आपका न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है। क्यों बन रहा है वो उसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्या रीज़न है देखते हैं। सो ये अनयूजुअल फीचर जो है, ये आरएनए वायरस रेप्लिकेट करता है वायरल जीनोम को। अभी अगर आप देखोगे, क्योंकि ज़्यादातर जो आरएनए वायरसेस रहते हैं वो अपने वायरल जीनोम को साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट करते हैं, बट ये वायरस इतना यूनिक है कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाके रेप्लिकेट कर रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मुझे 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, रुको।
ओके, सो बैक टू द टॉपिक। मैं इधर, हाँ, तो हम लोग किधर थे, किधर थे, हाँ, इधर आ जाते, इधर आ जाते। ओके, सो ये इसका जो वायरस का जो रेप्लिकेशन साइकिल है काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेट करता है एंड ट्रांसक्रिप्शन इवेंट टेक प्लेस करता है इन न्यूक्लियस ऑफ होस्ट, नॉट इन साइटोप्लाज्म। क्यों करता है देखते हैं। जैसे ही अटैचमेंट होता है वायरस का, एंट्री होती है और अनकोटिंग होती है। अनकोटिंग प्रोसेस भी देख लिया हम लोगों ने। अभी जो वायरल का जो आरएनपीस है, मतलब जो वायरल का आरएन, ये आरएनए एमआरए, तो 8 है, ठीक है। ये क्या होता है, ये सारे के सारे 8 एमआरएनए, जो सॉरी वायरल वायरस के आरएनए, वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। एंड एमआरएनए सिंथेसिस बिगिंस। अभी इसमें क्या होता है, एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट होता है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस क्या करता है, कैप स्नैचिंग में इन्वॉल्व रहता है। नो, व्हाट इज कैप स्नैचिंग, व्हाट इज कैप स्नैचिंग? तो ये मैं इसको इससे वाइट बोर्ड के हिसाब से बताता हूँ। अभी देखो, ये होस्ट है, ठीक है, और ये इधर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो कि जो होस्ट है ना, उसके पास डीएनए, ठीक है, और वो अपना खुद का एमआरएनए जनरेट कर रहा है, ठीक है। अभी ये होस्ट कौन सा है, यूकैरियोटिक होस्ट है, तो ऑब्वियसली जो एमआरएनए होता है वो मैच्योर एमआरएनए, इमेच्योर से मैच्योर एमआरएनए, मतलब बेसिकली पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। तो अगर आप वायरस का ये सॉरी होस्ट का एमआरएनए देखोगे, तो उसमें 5 प्राइम कैप रहता है, 3 प्राइम पॉली ए टेल रहता है, ठीक है, और इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, राइट। अभी जो वायरस क्या करता है, न्यूक्लियस में जाने का उसका फायदा क्या है एंड एडवांटेज क्यों ले रहा है, वो क्या करता है, जितने भी होस्ट के एमआरएनए जो जनरेट होते हैं, ध्यान से सुनो, होस्ट के एमआरएनए जनरेट होते हैं, उसका 5 प्राइम कैप उड़ा देता है। ओके, ध्यान से सुनो, 5 प्राइम कैप होस्ट का जो एमआरएनए सब में से कट कर लेता है। अभी अगर तुमको याद है कि नहीं, मुझे पता नहीं, बट अगर ये 5 प्राइम कैप नहीं है, ठीक है, एमआरएनए के पास 5 प्राइम कैप नहीं है, तो ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। और वायरस क्या करता है, जितना भी होस्ट का एमआरएनए उसका 5 प्राइम कैप स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, कट कर देता है इसको और निकाल देता है। इतना चालाक वायरस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जितना भी एमआरएनए है, होस्ट का एमआरएनए, ओके, उसमें से वो 5 प्राइम कैप उड़ा देता है। और किधर उड़ाता है, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस हो रहा है, ये साइटोप्लाज्म में नहीं हो रहा, न्यूक्लियस में हो रहा है। तो ये 5 प्राइम कैप उड़ा देता है। 5 प्राइम कैप के साथ वो कुछ इनिशियल जो सीक्वेंसेस रहते हैं उसको भी उड़ा देता है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी इधर देखो, ये जो 5 प्राइम कैप उड़ाया उसने, ठीक है, तो ये आपका 5 प्राइम है, ठीक है, और इधर इनिश ए यू जी जो भी है, ठीक है। और ये याद रखो, एमआरएनए इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अभी ये क्या करता है, वायरस अपना खुद का एमआरएनए लेता है, ठीक है, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री डाल देता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डालना। अभी क्या होता है, आरएनए से क्या वायरस को क्या बनाना, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी ये क्या नेगेटिव सेंस राइट, है ना, हम लोगों ने नेगेटिव सेंस आरएनए वायरस का, ठीक है। अभी ये क्या करता है, ये इसको इसको यूज एज ए टेम्पलेट यूज करता है, और ये पॉजिटिव सेंस एमआरएनए जनरेट करता है, ठीक है। समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो। यस, समझ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो। ठीक है, सो इसमें हो क्या रहा है, ओके, होपफुली बाकी लोगों को भी समझ रहा है। मैं
बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें से वापस ध्यान दो कि जो होस्ट का जो mRNA इनसाइड द न्यूक्लियस जैसे ही वो बन रहा है, वायरस का प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, कौन से प्रोटीन है वो देखते हैं। और वो क्या कर रहा है, कैप स्नैचिंग कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, 5' कैप को ले रहा है और उड़ा रहा है, ओके। 5' कैप ले रहा है और उसको निकाल रहा है, कट करके निकाल रहा है। अभी इससे क्या होगा, अभी जो वायरस का जो जीनोम है, इट इज नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ओके। तो ये जो 5' कैप जो उसने चीना है वो इट विल एक्ट एज अ प्राइमर, प्राइमर का काम करेगा, ओके। और उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है नेगेटिव सेंस आरएनए का, जीनोम आरएनए का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट करेगा, ठीक है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट कर रहा है, ओके। अभी इसमें एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट, ध्यान से सुनो। इसमें जो वायरस का जो आरएनए है वो एंड होता है, इसमें 3' है बट इसमें एंड होता है यू कंटिन्यूस यूरासिल से, ठीक है। यूरासिल से 17 करीबन करीबन न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, 17 टू आगे जो है नंबर, उसका उसमें कंटिन्यूसली यू रहता है। क्यों यू रहता है? ऑब्वियसली जब वो ट्रांसलेट होगा, जल्दी लोग कैसे आ रहे हैं भाई, ओके। जब ये पॉली यू ट्रांसक्राइब होगा, बेसिकली इधर से mRNA जनरेट हो रहा है, राइट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, ए, ठीक है। तो वायरस ने इतना चालाकी किया है क्योंकि वो 3' पॉली ए टेल जनरेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो 5' कैप किधर से उड़ा है, उसने होस्ट का उड़ा दिया, ठीक है। इट विल एक्ट एज अ प्राइमर, और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री अपने आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया, 8 आरएनए है ना, 8 आरएनए सबके कॉम्प्लीमेंट्री जनरेट कर दी। अब ये mRNA बन गया, है ना, ये पूरा कंटिन्यूसली mRNA जनरेट हो गया, लेकिन mRNA जनरेट हो गया। अब ये mRNA का करेगा क्या, बूस्ट, अब ये mRNA है, तो ये क्या होगा अभी, क्योंकि ये न्यूक्लियस में जनरेट हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान से देखो कि जो होस्ट का खुद का mRNA वो वायरस को उसको स्नैच कर रहा है, mRNA 5' कैप को स्नैच कर रहा है, मतलब कट कर रहा है और अपने लिए यूटिलाइज कर रहा है। तो वायरस के पास कितना ज़बरदस्त दिमाग है कि वो होस्ट के जितना भी mRNA उसके 5' कैप को उड़ा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो उसने इसकी टोपी ले ली अपने पास और अपना mRNA जनरेट किया, ठीक है। 3' एंड में पॉली यू है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पॉली ए जनरेट होगा, ठीक है। अभी ये जो mRNA हो है वो, क्योंकि इसमें 5' कैप भी लग चुका है होस्ट का चुराया हुआ, और 3' पॉली ए टेल खुद ही बना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अभी तुम्हारा एक्सपोर्ट हो जाएगा न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। अभी क्योंकि 5' कैप तो होस्ट का है, तो क्या करेगा राइबोसोम, इसको अपना समझ के वो ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है, प्रोटीन्स में। तो इसके वायरस के जो 8 के 8 आरएनए है वो सब के सब ट्रांसलेट हो जाएंगे प्रोटीन्स में, ओके। समझा कि समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बता दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टेप, ओके। तो अभी इसमें आगे चलते। अभी आप बोलोगे कि इधर तो इधर, ओके। सो इधर आप बोलोगे कि जो वायरस है वो उसका mRNA बाहर जा रहा है, बट होस्ट का mRNA बाहर नहीं जा रहा है क्योंकि उसमें 5' कैप उड़ा रहा है। तो ऐसा हो सकता है क्या, ये जो प्रोटीन्स है ये आपका होस्ट के mRNA से 5' कैप के साथ ये वायरस के mRNA से भी उड़ा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये वायरस का ही है जो कि 5' कैप को उड़ा रहा है, ठीक है। जो होस्ट का mRNA से 5' कैप जो उड़ा रहा है वो प्रोटीन वायरस का ही है, ठीक है। ऑब्वियसली वायरस ने अपना उसका उसको बाईपास करने के लिए मैकेनिज्म रखा रहेगा, तो ऑब्वियसली है। तो अगर आप देखोगे
जो रिसर्चर्स ने बताया है कि जो 5 प्राइम कैप तो होस्ट का ही है, बट उसमें कुछ सीक्वेंसेस रहते हैं, ठीक है, वायरस के जो सीक्वेंसेस रहते हैं, वो सीक्वेंस को ये प्रोटीन आइडेंटिफाई कर लेता है, और इसको जो वो प्रोटीन है वो कट नहीं करता है, मतलब ये जो वायरस के mRNA को वो इट इट पासेस ऑन, मतलब वो उसको पास ऑन कर देता है, मतलब उस पर एक्ट नहीं करता है, ठीक है, बट होस्ट के mRNA पे ज़रूर एक्ट करेगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, होस्ट का एक भी mRNA आपका साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट नहीं होगा तो उसके प्रोटीन्स नहीं जनरेट होंगे। अभी जो भी mRNA जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो वायरसेस के हैं, ठीक है, वायरस के mRNA जितने भी अभी जो mRNA एक्सपोर्ट हो रहे हैं साइटोप्लाज्म में, वो सब वायरस के, और इसके सारे प्रोटीन्स जनरेट होंगे, ठीक है, ये ट्रांसलेट हो जाएगा और इसके सारे प्रोटीन्स जो 8 प्रोटीन्स जनरेट होंगे। ओके, अभी हाँ, अच्छा, ओके, सो जो प्रोटीन जो स्नैचिंग में काम कर रहा है 5 प्राइम कैप स्नैच करने के लिए, उसका नाम है PB2 प्रोटीन। तो PB2 प्रोटीन इधर देखो, ये PB2 RNA है, तो इसका ट्रांसलेटेड कॉपी PB2 प्रोटीन होता है, ओके। ये वायरस खुद भी PB2 प्रोटीन कैरी करता है, तो इसलिए वो ट्रांसलेशन में मदद कर लेता है। अच्छा, अभी इधर देखो, PB2 प्रोटीन तुम्हारा कैप स्नैचिंग में काम कर रहा है, 5 प्राइम कैप उड़ा रहा है, ठीक है। अभी उसके साथ और भी कुछ चाहिए, जो प्राइमर है इधर मैंने जैसे बताया, किधर गया, इधर मैंने बताया, जो वायरस ने एक बार ये ले लिया, कैप ले लिया, बट उसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री भी बनाना, राइट, है ना, और बाकी सब काम करना है, तो ये कौन 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 कर रहे हैं, इधर आता है PB1 प्रोटीन आता है, और PA प्रोटीन आता है, ठीक है, और ये RNP कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है, ठीक है, जो वायरस को ट्रांसक्रिप्टेज कॉम्प्लेक्सेस है, उसमें आता है। तो PB1 प्रोटीन एंड PA प्रोटीन, ठीक है, ये शॉर्ट स्ट्रिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लेते हैं और इनिशिएट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल RNA, ठीक है, वायरल RNA, VRNA इसको बोला जाएगा, मतलब बेसिकली mRNA की बात हो रही है, और उसको एक्सटेंड किया जाता है एक्सटेंड किया जाता है, ठीक है, तो VRNA, तो VRNA जनरेट होता है, मतलब mRNA जनरेट होता है, वायरल mRNA, ओके। तो वायरल mRNA इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कैप स्नैचिंग एज इट हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस। मैंने अभी बताया था कि जो वायरस का mRNA उससे भी कैप स्नैच हो सकता है, बट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि PB2 प्रोटीन कुछ ना कुछ सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेता है, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस वायरस में ही रहता है, ठीक है, ठीक है, ऑन विच वायरल पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्स बाइंड्स। तो ये इसमें ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस में वायरस का पॉलीमरेज है, और वो कॉम्प्लेक्स उसको बाइंड करके बैठता है, तो इसलिए इसका कैप स्नैचिंग नहीं होता है, ठीक है, वायरस का mRNA का, ओके। नेक्स्ट है 17 स्टेप आउट ऑफ 26 स्टेप, 17 स्टेप है क्या, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल mRNA इज टर्मिनेटेड नियर द एंड ऑफ जीनोम, ठीक है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है एट द एंड ऑफ जीनोम। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखोगे, तो ये अगर ये स्टार्ट है तो इधर एंड होता है, ठीक है, ओके, एंड हो रहा है। अभी एंड एंड में क्या है, एंड जैसे मैंने बताया पॉली ए टेल के बारे में, वही है, ओके। template VRNA contains a run of uracil residues 17 to 22 residues। तो 17 से 22 जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वो यूरासिल के रहते हैं, तो उसका ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री आपको पॉली ए टेल जनरेट होगा, ठीक है। दिस आर कॉपीड इनटू ए रेसिड्यूज, है ना, ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट्री इधर हम लोग इधर 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 देखेंगे हम लोग, तो अगर यूरासिल रेसिड्यूज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा आपका, ए जनरेट, ठीक है, ओके, समझे।
ओके, आगे चलते हैं। एक बार पॉली ए टेल जनरेट हो गया तो आपका जो वायरल आरएनए कंप्लीट हो गया। ओके, द सिंथेसिस ऑफ एंटी जीनोम पॉजिटिव सेंस आरएनए डज नॉट यूज प्राइमर एंड जनरेट्स अ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ टेम्पलेट आरएनए टर्म्ड एज वीसी आरएनए। अभी ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इधर वायरल एमआरएनए देखा था, ये तो इसको हम लोग वीएमआरएनए भी बोल सकते हैं। अब एक मिनट। ओके, सो इस ये जो आपका 5 प्राइम कैप जो मिला है और पॉली ए टेल हो मिला है, ठीक है, इससे ये तुम्हारा जो वायरस का एमआरएनए का काम कर रहा है। ठीक है, वायरस का एमआरएनए का काम कर रहा है, मतलब इससे सारे प्रोटीन्स जनरेट होंगे। ओके, अभी दूसरा टाइप का एमआरएनए भी जनरेट हो रहा है। ऑब्वियसली वायरस को अपना खुद का जीनोम उसका जो खुद का जीनोम है उसको एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो वायरस का अपने जीनोम को मल्टीपल कॉपीज बनाना है, राइट। और 8 आरएनए है। ओके, और 8 आरएनए के 8 मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं। ठीक है, 8 जीनोमिक आरएनए, तो 8 जीनोमिक आरएनए उसके मल्टीपल कॉपीज बनाने हैं, मतलब आगे जो वायरस है उसको प्रोजेनीज में हर एक में 8 न्यूक्लियोटाइड आरएनए जाएंगे और वो भी सब डिफरेंट रहेंगे, राइट। अगर तुम लोग इधर देख पाओगे, इधर, राइट, तो ये PB2 आरएनए है, PB1 आरएनए, PA आरएनए, HA आरएनए, NP आरएनए, NA आरएनए, M1 एंड M2 के लिए भी आरएनए, NS1 एंड NS2 के लिए भी आरएनए। ठीक है, तो ये सारे जो आरएनए ये इसके बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज होने चाहिए ताकि हर प्रोजेनी में ये सारे आरएनए जा सके। ओके, तो इसको क्या बोला गया, इसको हम जो टर्म दिया गया है वो VC-RNA है। तो ये वायरल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, और ये आरएनए और इसका जो mRNA में क्या डिफरेंस है, इसमें प्राइमर की ज़रूरत नहीं रहती है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ टेम्पलेट आरएनए जनरेट करता है। ठीक है, ओके, सो इसमें क्या बोला गया आपका, इधर से ये नेगेटिव सेंस से पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस से ये पूरा का पूरा पॉजिटिव सेंस एंटी जीनोम आरएनए, इसको VC-RNA भी बोला जाता है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली आपका जो जीनोम है वो नेगेटिव सेंस का है, तो आप नेगेटिव से नेगेटिव नहीं बना सकते, आपको एक पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट टू फॉर नेगेटिव। ठीक है, वो नेगेटिव जीनोम आपको सॉरी नेगेटिव आपको आरएनए मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो नेगेटिव से क्या बन रहा है, पॉजिटिव, पहले पॉजिटिव बनेगा और ये पॉजिटिव को VC-RNA बोला गया, वायरल कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। ठीक है, और इसमें कोई भी 5 प्राइम कैप की इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी, जैसे इधर था ये 5 प्राइम कैप की ज़रूरत थी क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के लिए काम आ रहा था, बट इधर 5 प्राइम कैप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जीनोम के लिए यूज़ होने वाला। ठीक है, वायरस के जीनोम बनाने के लिए काम आएगा। ओके, होपफुली समझ में आ रहा है सबको। तो इसको VC-RNA भी बोला गया। ठीक है, अभी अभी ध्यान दो, तो हम लोगों ने 2 RNA की बात की है, एक पॉजिटिव सेंस वायरल mRNA जिससे प्रोटीन्स बनेंगे, और दूसरा पॉजिटिव सेंस वायरल एंटीजीनोम आरएनए। एंटीजीनोम क्यों बोला, क्योंकि वो जो जीनोम है वो नेगेटिव सेंस का है, तो ये पॉजिटिव सेंस है, इसलिए वायरल एंटीजीनोम बोला गया। ठीक है, वायरल एंटीजीनोम आरएनए। ओके, तो ये 2 टाइप के आरएनए जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव सेंस mRNA, वायरल mRNA, इसको पॉजिटिव VMRNA भी बोला गया, और दूसरा पॉजिटिव सेंस वायरल एंटीजीनोम आरएनए जिसको
पॉजिटिव VcRNA भी बोला गया, ठीक है। तो VmRNA VcRNA कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, नेक्स्ट है, after the snatched cap and associated nucleotides are used as a primer to transcribe each negative sense RNA genome segment, 6 न्यूली ट्रांसक्राइब्ड वायरल mRNA are exported to cytoplasm। तो जो 6 है, 8 में से जो आप इधर जो VmRNA की बात हो रही है, ठीक है, इधर आ जाता है। तो हम लोगों ने क्या बात किया, VmRNA जो कि प्रोटीन बनाने के काम आ रहा है, ओके, एंड VcRNA, ठीक है, जो कि आपका एंटी जीनोम का काम कर रहा है, ओके। अभी आगे क्या बोला गया, तो इसमें जो 8 RNA जो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, 8 RNA जो ऑब्वियसली 8 जीनोम है तो 8 RNA बनेगा। तो इसमें क्या बोला गया, 8 जो 8 वायरल mRNA उसमें से जो 6 RNA वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाता है, ओके। 8 में से 6 साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाता है और उसके कॉम्प्लेट उसके करस्पॉन्डिंग प्रोटीन्स ट्रांसलेट हो जाता है, ठीक है, ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोटीन जनरेट होता है, ओके। अभी इधर आते हैं पैकेजिंग में आ रहे हैं, ठीक है, पैकेजिंग में आ रहे हैं, मतलब असेंबली के बारे में बात कर रहा है, वायरस की असेंबली में, ओके। Okay, 6 newly transcribed viral mRNA exported to cytoplasm and translated immediately into viral protein। तो वो फटाक से वायरल प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्रांसलेट हो जाता है। अभी आ गए, हम लोग आ जाते हैं NS1 प्रोटीन के बारे में। व्हाट इज NS1 प्रोटीन, ठीक है। तो NS1 प्रोटीन इज मोस्ट अबेंडेंट वायरल पार्टिकल इन इन्फेक्टेड सेल। तो जो इन्फेक्टेड होस्ट सेल है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन जो जनरेट होता है वो NS1 प्रोटीन जनरेट होता है। अभी ये क्या, इसका रोल क्या है, मेन रोल क्या है, ये क्या करता है, ये बाइंड करता है एंड इनिबिट करता है CPSF को, ठीक है, बाइंड करता है और उसका एक्टिविटी को इनिबिट कर रहा है। ये CPSF है क्या, क्लीवेज एंड पॉली एडेनिलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, अभी है क्या ये, एंड दूसरे चीज को करता है PAB, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो ये इसको बाइंड कर रहा है और इनिबिट कर रहा है। अभी इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, CSF, CPSF और पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन का, ये होस्ट के प्रोटीन है और ये होस्ट के जो प्रोटीन है ये mRNA, होस्ट के mRNA को बाइंड करते हैं और उसको ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं टू साइटोप्लाज्म में। तो क्या होता है, इधर आ जाता है, ओके। तो मैंने इधर कहीं बताया था, एक मिनट आ गया, ओके। तो जो वायरस का जो वायरस, एक मिनट, ओके। तो जो वायरस है, वो क्या करता है, जब भी उसको अपना mRNA एक्सपोर्ट करना रहता है तो इसमें जो कौन से प्रोटीन्स है भाई, CPSF, ओके, CPSF और PAB2, CPSF और PAB2 रोमन नंबर पे, ओके। ये प्रोटीन्स mRNA को बाइंड करते थे और mRNA देन इट इज एक्सपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम कर रहे हैं और ये mRNA को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल होस्ट में। अभी क्या जो NS1 का क्या मेन रोल है, NS1 प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो जैसे बताया कि सबसे अबेंडेंट है, क्यों, क्योंकि ये इतने जो प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन है CPSF एंड PAB2 का कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, तो इसलिए NS1 प्रोटीन को भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रहना पड़ेगा ताकि ये सारे के सारे CPSF प्रोटीन और PAB2 प्रोटीन को बाइंड कर सके और इनकी एक्टिविटी इनिबिट कर सके। अगर इनकी एक्टिविटी इनिबिट हो गई तो क्या होगा, NS1 है ना,
NS1 इसको बाइंड कर रहा है और इसको बाइंड कर रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो होस्ट का mRNA उसको बाइंड करने के लिए कोई प्रोटीन्स नहीं है, और इसकी वजह से क्या होता है आपका, और 5 प्राइम कैप भी नहीं है, इसलिए ये एक्सपोर्ट भी नहीं होगा, ठीक है, ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, इधर ये रुक जाएगा, ठीक है। ओके, तो NS1 जो है, NS1 प्रोटीन क्या, ये क्लीवेज, पॉलीएडेनिलेशन स्पेसिफिक फैक्टर और PAB2 पॉली बाइंडिंग प्रोटीन को ये बाइंड कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है उसकी एक्टिविटीज को, ठीक है। इसकी वजह से साइट जो होस्ट का mRNA ट्रांसपोर्ट नहीं होता साइटोप्लाज्म में, और वो न्यूक्लियस के अंदर ही डिग्रेड हो जाता, सिंपल, न्यूक्लियस के अंदर ही डिग्रेड हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्या है, वायरल mRNA आर नॉट अफेक्टेड बाय NS1। अभी NS1 है, प्रोटीन है, ये वायरस का ही प्रोटीन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वायरस अपना mRNA जो जनरेट किया उसने इतनी मेहनत से, NS1 प्रोटीन उस पर एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उस हो सकता है कोई स्पेसिफिक फैक्टर्स हो जिसकी वजह से वायरस का mRNA इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम NS1 फंक्शन, ओके, एंड देयरफॉर इट इज एक्सपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म। जो वायरस का mRNA है, VMRNA, वो साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट हो जाता है ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, और ट्रांसलेशन आराम से होता है, प्रोटीन्स उसके जनरेट होते हैं, ओके। तो देखो वायरस कितना कितना उसके पास ज़बरदस्त मैकेनिज्म्स है जिस जो वो होस्ट के रिस्पॉन्स को इवेड कर लेता है, होस्ट के या होस्ट का जैसे जो भी मैकेनिज्म्स है उसको इवेड कर लेता है, तो दिमाग है वायरस को सबसे ज़्यादा, ओके। इन्फ्लुएंजा ए virus has mechanism to suppress interferon signals, okay, so interferons क्या होते हैं, interferons are that molecule produced by body जो कि वायरस के रेप्लिकेशन में इंटरफियर करते, इसलिए इनका नाम रखा गया इंटरफेरॉन, ठीक है, इंटर क्योंकि वो वायरस के रेप्लिकेशन में इंटरफियर करते हैं, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा ए वायरस के पास ऐसे प्रोटीन्स है जो इंटरफेरॉन सिग्नल्स को, एंड सेलुलर जो काइनेज PKR है, ये भी डिफेंस के लिए काम करता है, इसके सिग्नल्स को सप्रेस कर देता है, ठीक है, तो इंटरफेरॉन सिग्नल्स को बंद कर देता है, ठीक है। तो NS1, वापस NS1 आ गया, ये डबल स्टैंडर्ड RNA बाइंड्स टू डबल स्टैंडर्ड RNA द सीक्वेस्ट्रिंग इट फ्रॉम अटैक। तो ये जो RNA है, NS1 जो प्रोटीन है, ये वायरस के RNA को बाइंड कर देता है, और जिसके वजह से जो इंटरफेरॉन है उसको वायरस के RNA उसको अटैक नहीं कर पाता, ठीक है, वायरस के RNA को अटैक नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली वायरस जो RNA है वो अपना काम कर लेता। वायरस ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम काइंड ऑफ प्रोटीन जो डायरेक्टली या बाइंड करता है PKR को, जिसकी वजह से PKR की एक्टिविटी रुक जाती है, ठीक है, ओके। PKR का मेरे को मुझे एक्चुअली इधर दिख नहीं रहा मेरे को फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो एक बार तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट क्या है, विरियन मैच्योरेशन असेंबली एंड रिलीज। अभी मैंने हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, जो मैच्योरेशन एंड असेंबली जो स्टेप रहती है वो करीबन साइमल्टेनियसली रहता है, एंड उसके बीच में अभी तक रिसर्चर्स ने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, ओके। वायरल का mRNA इज ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म और ट्रांसलेशन, जो उसके सारे प्रोटीन्स बनाने रहेंगे। H, N and M2 ग्लाइकोप्रोटीन्स आर ऑल्सो सिंथेसाइज बाय राइबोसोम। तो जो जितने भी हीमोग्लूटिनिन है या न्यूरामिनिडेज है, ये M2 आयन चैनल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन्स है, ये सब राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है, और उसको फोल्ड कर देता है एंड ग्लाइकोसिलेट कर देता है इन ईयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, फोल्ड करता है, ग्लाइकोसिलेट करता है। ग्लाइकोसिलेशन भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि जो होस्ट है वो अपने उससे बेसिकली ग्लाइकोसिलेशन इज टाइप ऑफ एडिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से वो सिग्नलिंग का काम करता है, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में करता है ये सब, और ये सारे के सारे असेंबल हो जाते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। अगर तुम लोग इधर देख पा रहे हो, तो जैसे ये वायरस एंट्री दिखा है, कोटेड पिट्स दिखा है, ठीक है, इधर H+ आयंस का दिखा है, और ये सारे के सारे जो RNA है वो इधर
न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो गया, तो एमआरएनए जनरेट हुआ, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जनरेट हुआ, राइट। उसके ट्रांसलेशन हुआ कुछ तो ट्रांसलेशन से और एमआरएनए जनरेट हुआ, एनपीपीज जनरेट हुआ, ठीक है, और फिर ये वापस न्यूक्लियस के अंदर चले। अभी इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख रहे हो, तो इधर ये आपको स्पाइक्स बना रहा है, ठीक है, हिमैग्लोटिन एंड न्यूरामिनेटेस। और ये स्पाइक्स किधर जाके बैठ रहे, ये देखो ये इधर जाके बैठ रहे, ठीक है, वायरस के, सॉरी होस्ट के साइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकता हूँ, ठीक है। अभी तो क्या होगा, जो भी नए वायरस पार्टिकल्स आएंगे वो इधर से फिर बड ऑफ होंगे, ठीक है, बड ऑफ होंगे, तो बडिंग प्रोसेस से निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसे दिख रहा है बडिंग। इधर सब आपके हीमोग्लोबिन न्यूरामिनेटिस के स्पाइक्स दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। तो ये इधर से वायरस के जो अंदर इंटीरियर प्रोटीन्स और जो है, और फिर आरएनए, अरे यार जस्ट अ सेकंड, गिव मी 2 मिनट्स, ओके। फोनमध्ये काय मेसेज आहे?
ओके सो आई एम बैक। जस्ट अ सेकेंड, किधर थे हम लोग? इधर इधर। ओके सो इधर क्या है, जो वायरस अपना खुद के जो ग्लाइकोप्रोटीन्स जनरेट कर रहा है, ठीक है, और इधर ट्रांसलेशन प्रोसेस है, और ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो रहा है, ठीक है। एंड जो भी आपके वायरस के खुद के अपने एंटी जीनोम से फिर वो जीनोमिक आरएनए जनरेट कर रहा है, पॉजिटिव सेंस है, एज अ टेम्पलेट जन यूटिलाइज कर रहा है, एंड एज अ नेगेटिव सेंस जीनोमिक आरएनए जनरेट कर रहा है, ठीक है। ओके सो इधर अगर तुम लोग देख पा रहे हो, at least one copy of each genome must be packed into new virion in order to become infectious, ठीक है। तो हर एक 8 जीनोम जो सेगमेंटेड है ना, मल्टीपार्टाइट है, राइट, तो ये पैक हो जाता है, एंड ये पूरा का पूरा नया वेरियन, न्यू वेरियन जनरेट करता है। द इन्फेक्शियस वायरस इज असेंबल्ड एट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर ऑफ होस्ट सेल एंड रिलीज्ड बाय बडिंग प्रोसेस। तो बडिंग प्रोसेस से निकल जाता है, ठीक है। ये बडिंग प्रोसेस से निकल रहा है इधर। तो बडिंग प्रोसेस में होस्ट डैमेज नहीं होता या होस्ट का लिसिस नहीं होता, बट वो वीक हो जाता है होस्ट। Enzymatic action on neuraminidase removes the sialic acid from carbohydrate present on viral glycoprotein in order to remain free from clumping of virus. तो इसमें जो न्यूरामिनिडेस है वो क्या करता है, अभी देखो अभी सोचो ये वायरस है, ठीक है, और ये भी वायरस है। अब वायरस क्या कर रहा है, आपका होस्ट का ही ऑन होस्ट का ही जो मेम्ब्रेन है उसको यूटिलाइज कर रहा है एज अ ऑनवलप, ठीक है। इधर देखो, जैसे सॉरी 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 एक इधर इधर। ओके तो ये क्या कर रहा है, आपका जो ये जो इधर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है वो होस्ट का ही है, होस्ट सेल का ही है, ठीक है, एपिथेलियल सेल का ही है। अभी अगर सोचो आपका होस्ट सेल में ही क्योंकि होस्ट सेल का उठाए तो होस्ट सेल में ये सियालिक एसिड है, ठीक है, सियालिक एसिड है। तो ये क्या करता है न्यूरामिनिडेस, वो सियालिक एसिड को, जो होस्ट का सियालिक एसिड है उसको निकाल देता है। क्यों निकालता? क्योंकि अगर सियालिक एसिड इधर रहता लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन में, ठीक है, तो दूसरा वायरस क्या करता है, दूसरा वायरस बोलेगा कि ये सियालिक एसिड है तो मैं इसको बाइंड कर लेता हूँ। तो ऐसे क्या हो जाएगा, वायरस आपस में ही क्लम्प हो जाएंगे, एंड देन इट कैन नॉट इन्फेक्ट होस्ट सेल। समझ रहे हैं? तो एक काम मैं बता देता हूँ इधर, ठीक है। तो ये वायरस में जैसे सॉरी होस्ट में सियालिक एसिड है, ठीक है, ओके। और वायरस जो है ना, उसके पास हीमोग्लूटिनिन, और हीमोग्लूटिनिन किसको बाइंड कर रहा है, इसको बाइंड कर रहा है, राइट, सियालिक एसिड को बाइंड कर रहा है। अभी जब ये इन्फेक्ट हो जाएगा तो जब होस्ट क्या करेगा कि होस्ट से ही वायरसेस निकलने चालू हो जाएंगे। तो अगर होस्ट वायरसेस ही सियालिक एसिड कैरी कर रहा है, ठीक है, तो ये वायरस तो बोलेगा कि ये होस्ट है तो इसको बाइंड कर लेगा, राइट, है ना। तो इसमें क्या होता है, ऐसे केसेस में क्या होता है, तो वायरस क्या न्यूरामिनिडेज यूज़ करता है, और जब भी इधर इधर यही वायरस इधर ही रहता है, उसके अंदर रहता है, तो वो क्या करता है, यूजिंग न्यूरामिनिडेज वो सारे के सारे सियालिक एसिड को, सॉरी, सारे के सारे सियालिक एसिड को रिमूव कर देता है, ठीक है। सियालिक एसिड रिमूव हो गया। अभी वायरस जब निकलेगा इट इज़ विदाउट, उसमें जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन रहेगा इट इज़ विदाउट एनी सियालिक एसिड, ठीक है। तो हीमोग्लूटिनिन फिर आपस में क्लम्प नहीं होंगे, मतलब वायरसेस आपस में क्लम्प नहीं होंगे, वायरस विल अटैच टू होस्ट से, ठीक है, समझा ये? ठीक है। तो एक बार वायरस बन गया तो वो बाकी के होस्ट सेल्स को अटैक करना चालू कर देगा, ठीक है। सो इधर तक हो जाता है अपना, ठीक है। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा वायरस का रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है।
ठीक है। तो हम लोगों ने कौन सा हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया एंड इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। ओके, और कौन सा देखा था हम लोगों ने, और कोई देखा नहीं। तो ये दो वायरसेस हो गए, समझ में आया सबको? यस और नो? इन्फ्लुएंजा वायरस समझे सबको? लैम्डा 5 किलो है, 82 5 किलो। एक मिनट, मैं, ये हो गया ना? ठीक है, तो ये आप नोट्स मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, आप उसको चेक कर लेना। ओके। अम, मुझे वायरस का देखना है एक बार, एप्लीकेशन। अच्छा, तुमने फर्स्ट ईयर में T2 फाज का आई थिंक तुम लोगों ने रेप्लिकेशन साइकिल पढ़ा था कि नहीं? लिटिक साइकिल, लाइसोजेनी साइकिल पढ़ा था? तो वो मुझे पूछना है, वो ब्रॉक से पढ़ा था या किससे पढ़ा था? आई थिंक उसमें हाइजेनेटिक्स। ओके, एक काम करते हैं, वी विल स्टॉप फॉर नाउ एंड कल से मैं, मुझे ऐसे 2 लेक्चर्स लेने हैं ताकि मेरा पोर्शन कंप्लीट हो सके। सो